हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। नाउ आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष पढ़ा है। इससे पहले हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष पढ़ा है और मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ा था। लेकिन नंद वंश का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, लेकिन पूरा रिवाइज हो जाए इसलिए मैं आपके लिए आज नंद वंश स्टार्टिंग से लाऊंगी और उसके बाद हम लोगों का आएगा विदेशी आक्रमण। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंद वंश की। तो नंद वंश की स्थापना किसने की होती है? नंद वंश की स्थापना महानंदन ने की होती है। महानंदन की मृत्यु कैसे होती है? महानंदन का एक शूद्र दासी पुत्र होता है महापद्म नंद, ठीक है, उसने महानंदन की हत्या कर दी होती है। महानंदन की हत्या करने के बाद महापद्म नंद गद्दी पर बैठ जाता है और राजा बन जाता है। नंद वंश की बात करेंगे तो नंद वंश में टोटल 9 राजा आते हैं। नंद वंश में टोटल 9 राजा आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो होते हैं महापद्म नंद के लिए और आखिरी राजा घनानंद के लिए। तो सबसे आखिरी राजा होता है घनानंद और पहला होता है महापद्म नंद। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग महापद्म नंद की। तो महापद्म नंद जो है, इनका कार्यकाल होता है 244 से लेके 322 बीसी तक का। ओके गाइस, 244 से 322 बीसी तक का महापद्म नंद का कार्यकाल रहता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता है, क्योंकि इसे बाद में आगे चल के एक राट की उपाधि भी दी जाती है। जब ये शक्तिशाली राजा होती है तो आप पहले भी हम लोग इसके मगध के बारे में जब बताते हैं तो मगध ने पहले से ही कई राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया होता है। अब कुछ ही राज्य रह चुके होते हैं, तो वो देखिए यहाँ महापद्म नंद है। महापद्म नंद अपनी पहली विजय कहाँ पर करता है? पहली विजय अपनी करता है कलिंग में। कलिंग में यही विजय करता है और वहाँ पर एक नहर बनवाता है। तो जो कलिंग विजय और वहाँ पे नहर का वर्णन है, ये वर्णन हमको कलिंग शासन में ही मिलता है। जो कलिंग शासन बाद में खारवेल का एक अभिलेख है। खारवेल के अभिलेख में, जिसको क्या बोलते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप होता है कि खारवेल में कौन सा अभिलेख है, तो गाइस आप बताइएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो कलिंग विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद को एक राट या एक आच्छत्र भी बोलते हैं। तो एक राट क्यों बोलते हैं गाइस? एक राट उस राजा को बोला जाता है जो अपने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। उसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में राज्य होता है और अपना राज्य का विस्तार होता है, ठीक है गाइस। और एक आच्छत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने भी ये निर्णय लिया था कि अब कोई भी एक भी क्षत्रिय नहीं रहेगा। ओके, तो एक राट तो बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी, तो वो होता है महापद्म नंद। ओके गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि पूरे अभी तक जितने भी राजा और जिनके जितने भी कालों के बारे में मैंने बताया है, उनमें कोई भी अभी तक ऐसा राजा नहीं होता है जिसने अपने चारों दिशाओं में अपने राज्य को फैलाया होता है। ओके गाइस, तो इसके बात करेंगे, जब इसने पूरे भारत में अपने राज्य को फैलाया हुआ है तो इसकी सेना भी तो बहुत बड़ी होगी। अनुमान लगाया जाता है कि इसकी सेना में 2000 अश्वरोही होते हैं, जो कि घोड़ा चलाने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं अश्वरोही, ठीक है। और 2 लाख पैदल सेना होती है, 3000 हाथी होते हैं और 2000 4 घोड़ों वाले रथ होते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ महापद्म नंद के बारे में है। इसके बाद आते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद जो होता है वो नंद वंश का आखिरी शासक होता है और इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के साम्राज्य में ही विदेशी आक्रमण हुआ था। ओके गाइस, तो घनानंद की बात करेंगे। घनानंद जो होता है वो अंतिम शासक होता है। घनानंद इसलिए भी फेमस है घनानंद से क्योंकि उस समय घनानंद ने सबसे ज़्यादा कर लगाया होता है। सब लोग तो कम कर लगाते हैं जनता पर, लेकिन घनानंद ने उनसे सबसे मतलब जितने भी राजा हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा कर जनता पर लगाया होता है। इसलिए जो जनता होती है वो घनानंद से बहुत ही परेशान होती है। ओके, घनानंद के ही काल में वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान भी पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है वररुचि और कात्यायन। ये तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कात्यायन
या फिर वररुचि जैसे विद्वान किसके काल में थे या किसके राज्य में थे, तो आप टिक करेंगे कि वो घनानंद के काल में थे। ओके गाइस, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसी के राज्य में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था गाइस? तो 325 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में कौन शासक कर रहा था या मगध में कौन शासक कर रहा था? वो था घनानंद। ओके, अब बात करेंगे इनकी मृत्यु की। तो घनानंद की मृत्यु कैसे होती है? घनानंद की मृत्यु 322 बीसी में चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य द्वारा अब उनकी रणनीतियों से मिलके ये लोग घनानंद की मृत्यु कर देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर एक राजनीति बनाते हैं और उस राजनीति के द्वारा ही घनानंद की मृत्यु कर दी जाती है। ओके गाइस, तो घनानंद की ऐसे मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि डिफाइन किया गया है कि सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ है और यहाँ पर ये विदेशी आक्रमण है ये, क्योंकि ये भारत का नहीं था। तो जब यहीं से हम लोग चलते हैं सीधा विदेशी आक्रमण पर। तो गाइस, अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था, तो आप बताएंगे डेरियस। डेरियस ने सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण किया था। ओके गाइस, अब डेरियस कौन था? तो गाइस, डेरियस जो है वो ईरान का शासक था। ओके, डेरियस ईरान का शासक है। तो इसके उल्लेख कहाँ से मिलते हैं या साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो गाइस, उस समय भारत में ईरानी सिक्के चलते थे। भारत के प्रांतों में उस समय ईरानी सिक्के चलते थे। तो हम लोगों को उससे पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? डेरियस ने किया था और ईरान का शासक था वो। इसीलिए तो यहाँ के कुछ प्रांतों में ईरानी सिक्के चलते थे। जहाँ पर ईरान के शासक होगा, जिन प्रांतों में ईरान का शासक होगा, वहाँ पर इसके सिक्के चलेंगे। ओके गाइस, खरोष्टी लिपि मिलती है। तो खरोष्टी लिपि भी जो है ईरान की भाषा और भारत की भाषा को मिलाकर जो लिपि बनाई जाती है उसे बोला जाता है खरोष्टी लिपि। ओके, तो खरोष्टी लिपि के द्वारा और ईरानी सिक्कों के द्वारा हमें ये साक्ष्य मिलते हैं, ये पता चलता है कि सबसे पहला आक्रमण किया था डेरियस ने। अब डेरियस कौन था? वो तो ईरानी शासक था, ये तो पता है। अब कैसे वो शासक करता है? क्योंकि जैसा कि हमने अपने जब ऋग्वेद काल पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जो भारत की एक महत्वपूर्ण हम लोगों का ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है, और वही जैसे हम लोगों की ऋग्वेद लिखी गई है वैसे ही ईरान में एक बुक है जो कि वहाँ की एक पवित्र ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता। ओके, तो जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा समानता है। अब बात करेंगे जो ईरान का शासक था वो कहाँ से आया था। तो देखिए, ईरान में उस समय हकमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ईरान में एक हकमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना की थी साइरस ने। साइरस असफल हो गया था। साइरस का एक सेनापति था कैम्ब्रिसेन। कैम्ब्रिसेन अयोग्य था, इस कारण कैम्ब्रिसेन जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। लेकिन कैम्ब्रिसेन का एक सेनापति था डेरियस। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। डेरियस को और किस नाम से जानते हैं गाइस? तो डेरियस को दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसने कब आक्रमण किया था? इसका कार्यकाल रहा था 532 से लेके 486 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ पर रहा था? ये ईरान में रहा था। ये टोटल कार्यकाल है। और इसने कुल 20 प्रांतों की स्थापना की थी। यहाँ पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? इसलिए क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कर दिया जाता था और इसीलिए ये जो डेरियस था वो भारत की तरफ अट्रैक्टिव होता था। यूनान में शासक होता है सिकंदर। सिकंदर कौन था? बात करेंगे तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। ओके, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। ये यूनान के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो फिलिप है, फिलिप की मृत्यु हो जाती है 329 बीसी में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 20 वर्ष की उम्र में, मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर राजा बन जाता है। और जब सिकंदर राजा बन जाता है तो उसी समय यहाँ पर ये युद्ध होता है, ठीक है, यूनान का और ईरान का, जिसमें कौन जीतता है? जिसमें सिकंदर जीत जाता है और सिकंदर का ही राज्य अब ईरान में भी हो जाता है और सिकंदर ही पर्सिया पर भी कब्जा कर लेता है। पर्सिया कहाँ की जगह होती है? वो ईरान की राजधानी होती है। यहाँ पर ये बात की गई कि 20 वर्ष की आयु में ये गद्दी संभाल लेता है। सिकंदर का जो गुरु वो कौन होता है? वो होता है अरस्तु। सिकंदर का गुरु होता है अरस्तु। पूछा जाता है क्वेश्चन अगर कि जो सिकंदर के जो है सिकंदर का गुरु कौन था, तो आप गाइस बताएंगे कि अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। अरस्तु कौन था? अरस्तु जो है एक बहुत ही बड़े दार्शनिक है,
ठीक है। इनका हर क्षेत्र में, ये दार्शनिक का साइकोलॉजी हो गई या मेडिकल, इनमें इनके बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो अरस्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अरस्तु का ही शिष्य होता है सिकंदर। तो जब यहाँ पर बात करेंगे कि युद्ध हो जाता है तो ये पर्सिया पर भी कब्जा कर लेता है। साम्राज्य विस्तार करने के चलते ही ये अब हम लोगों के भारत में भी आता है। भारत में आएगा तो सबसे पहले जब ये भारत में आता है तो सबसे ऊपर के साइड पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले क्या पड़ता है, सिंधु नदी पड़ती है। तो सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला होता है। तक्षशिला का उस समय शासक कौन होता है, वो होता है आंधी। आंधी होता है तक्षशिला का शासक, जो सिकंदर से युद्ध नहीं करना चाहता है। आंधी सिकंदर से युद्ध नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि सिकंदर में जितनी ताकत है, सिकंदर की जितनी सेना है, उससे हम हार ही जाएंगे और युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये पहले ही हाथ खड़े कर देता है और ये युद्ध नहीं करता है। आंधी युद्ध नहीं करता है, ये सिकंदर की अधीनता स्वीकार करता है। ये कहता है कि आप आगे बढ़िए, मैं आप जितना भी सहयोग कर सकता था मैं वो सहयोग करूंगा। ओके, तो आंधी युद्ध नहीं करता। आंधी युद्ध नहीं करता है तो वो कहता है ठीक है, सिकंदर कहता है ओके आप मेरी हेल्प करना। आगे जब सिकंदर बढ़ता है तो जब झेलम नदी क्रॉस करता है तो झेलम नदी के बाद झेलम और चिनाब के मध्य पहुंचता है। तो यहाँ पर किसका शासक होता है, यहाँ पर होता है पंजाब के शासक पोरस का राज्य। ठीक है, तो पोरस जो है, पोरस का राज्य यहाँ पर चल रहा होता है। तो जो यहाँ पोरस होते हैं, पोरस युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। पोरस बहुत ही वीरता के साथ जो है सिकंदर से युद्ध करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सिकंदर से हम हार ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद आखिर में वही होता है कि जो पोरस होते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो सिकंदर होता है वो उनकी वीरता के कारण उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। जो भी साम्राज्य होता है पोरस का, वो कुछ भी नहीं लेता है, वो कहता है बस आप जो है मेरा सहयोग देना। तो ये जो पोरस के साथ इनकी सिकंदर की लड़ाई होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसे किस और नाम से जानते हैं, वो होता है झेलम। झेलम या हाइडेस्पीस का युद्ध बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध ये किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था पंजाब के शासक पोरस और किसके मध्य हुआ था, सिकंदर के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, और इसी को किस नाम से जानते हैं, हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की बात हो जाती है झेलम नदी तक। झेलम नदी तक जब बात हो जाती है तो उसके बाद जो होता है सिकंदर की सेना झेलम नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ना नहीं चाहती है और सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। क्या रीज़न होता है और क्यों मना करती है, इसका कोई भी साक्ष्य या फिर कहीं पर भी लेख नहीं मिला है। कोई कहता है इसलिए मना कर देती है क्योंकि जो सेना होती है ये लगातार युद्ध करते हुए आ रही होती है। ये सबसे पहले कहाँ से, ईरान से युद्ध करती है। ईरान के बाद ये और भी कई जगह लड़ाई करते करते फिर ये यहाँ पर तक्षशिला में आते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हाइडेस्पीस की युद्ध करते हैं। तो जो सेना होती है वो थक चुकी होती है और कहती है कि अब हम लोग और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब वो नहीं सेना बढ़ना चाहती है तो वो सिकंदर होता है मजबूर हो जाता है और फिर उसको भी वापस लौटना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त के जो गुरु होते हैं कौन होते हैं, चाणक्य और घनानंद मिल जाते हैं। घनानंद मिलने के बाद कोई रणनीति अपनाते हैं, रणनीति के थ्रू ही जो है सिकंदर को वापस जाना। सिकंदर का जो सेनापति होता है, सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। ओके, अभी आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि दोबारा भी आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी लड़की सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की होती है उससे विवाह कर लेते हैं, इसलिए भी ये फेमस है। अभी की थी सिकंदर ने लगभग 300 राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो है गंधार और अलेक्जेंड्रिया। ओके, अलेक्जेंड्रिया और गंधार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें 300 राज्यों की स्थापना की थी। तो यहाँ का हम लोगों का कवर हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पर तो जो उल्लू की आकृति के सिक्के जारी किए थे वो किसने जारी किए थे, वो जारी किए थे सिकंदर ने। आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास का कालक्रम है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। और जब से जो है इससे पहले के जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री, उसमें कुछ भी
जो कालक्रम मिलता है वो निश्चित नहीं मिलता है। कोई भी अगर कहे कि हाँ ये इस सन में हुआ है या फिर इतने ही BC में हुआ है तो इसको आप सत्य ना मानिए, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन जब से सिकंदर का कालक्रम आता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, उसके बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं और एक सन में होता है उनका। ओके गाइस, तो जो भारतीय इतिहास का कालक्रम है वो निर्धारित किया जाने लगा। सिकंदर के शिष्य, मतलब सिकंदर जो है किसका शिष्य था ये मैं बता ही चुकी हूँ, ये अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयाकस। ये भी पढ़ने में आता है कि जो सिकंदर जब वापस लौटता है अपनी सेनाओं को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। वो 2 पार्ट्स में एक जो पार्ट होता है वो जल के माध्यम से ही वापस जाते हैं। तो जल वाला जो होता है, जल से जो वापस जाते हैं उसमें होता है निरयाकस, उसका सेनापति। और थल से जो जाते हैं उनका सेल्यूकस होगा। अब जो जब ये जा रहा होता है तो वापस जाते समय ही ये बेबीलोनिया एक राज्य पड़ता है जिसको ये पहले ही जीत चुका था। बेबीलोनिया में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कब कर दी जाती है? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया में किसकी हत्या कर दी जाती है? सिकंदर की। ओके गाइस, और इसके बारे में जो मिलता है वो है ये भारत विजय का अभियान इसने 326 ईस्वी में शुरू किया था। सिकंदर का सेना का व्यास नदी से, सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी से ही व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और 325 ईस्वी में भारत से लौटा था। और इसका एक प्रिय घोड़ा था, इसका प्रिय घोड़ा था बाऊ केफला। ओके, प्रिय घोड़ा बाऊ केफला था। जो झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नगर बसाया गया है वो इनके प्रिय घोड़े बाऊ केफला के नाम पर ही बसाया गया है। तो इतना हमारा सिकंदर का युद्ध को लेकर हो गया, या भारत में विदेशी आक्रमण को लेकर मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।